हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं साथ में कि आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाके आज हम लोग जो पोएम नंबर 3 पढ़ने वाले हैं उसके पहले आप लोगों ने बाकी दो पोएम्स को निश्चित रूप से पढ़ लिया होगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कृपया जिम्मेदार बने, ये जिम्मेदारी उठाएं कि परीक्षा आप ही का है, इसी साल है। उन दोनों चैप्टर्स को प्लीज पढ़ लीजिए, फिर तीसरे चैप्टर को पढ़िए और इसके बाद कंटिन्यूटी में काइंडली चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। लिटरेचर सेक्शन में क्लास वाइज आपको लिटरेचर मिल रहा होगा और ग्रामर सेक्शन में आपको क्लास वाइज ग्रामर मिल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससीबी बिहार बोर्ड 12 के इंग्लिश के पोएम नंबर 3 को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मार्वेलस पोएम है, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, बाई W.H. ऑर्डिन। ये मेरे पर्सनल फेवरेट पोएट्स में से एक हैं। मैं आपको इस चैप्टर में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन दूंगा, पूरी कविता को समझाऊंगा, इनके दोनों पैरेलल मीनिंग्स को आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा और हमेशा की तरह चैप्टर पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और हम लोग समझेंगे उन पोएटिक डिवाइसेस को, उन लिटरेरी डिवाइसेस को जो आमतौर पर अमूमन टीचर्स और स्टूडेंट नेग्लेक्ट करते हैं और बाद में एग्जामिनेशन हॉल में रिग्रेट करते हैं। तो कृपया वीडियो को एंटरटेनमेंट का जरिया ना बनने दे। जिम्मेदार स्टूडेंट की तरह एक जिम्मेदार शिक्षक से आप बहुत जिम्मेदारी से पढ़ें और उम्मीद करते हैं कि हर रोज आप थोड़ा बेहतर हो रहे होंगे और आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर रहे होंगे। वीडियो को प्लीज 2x 3x पे कन्वर्ट मत करो, पढ़ाई को पढ़ाई रहने दो। हाफ एन आवर के बीच में मैं चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूंगा। और प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना मत भूलो। और वो जो मैंने बताया था क्या हाइप पॉइंट्स कुछ आते हैं, उसको प्लीज प्रेस एक बार कर दो। पैसे नहीं लगेंगे, खर्चा नहीं होगा, चर्चा बहुत सारा हो जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उन पॉइंट्स के साथ जो बाकी टीचर्स आपको नहीं बताते। हम लोग अभी पढ़ेंगे पोएम नंबर 3 को, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑर्डिन। ठीक है, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं और इसके राइटर हैं हमारे W.H. ऑर्डिन। पहले W.H. ऑर्डिन को समझते हैं। W.H. ऑर्डिन एक अमेरिकन पोएट है, ये अमेरिकन राइटर है और इंग्लिश में इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। पहले इनके पूरे नाम को समझते हैं। इनका जो जनरली टीचर्स आपको नहीं बताते, इनका पूरा नाम है वाइस्टन ह्यू ऑर्डिन। वाइस्टन ह्यू ऑर्डिन। आप काइंडली इसको ह्यू पढ़ेंगे, ह्यूग या हग नहीं पढ़ देंगे। ये बड़ा खूबसूरत नाम है, इसको बदसूरत बनाने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, लिटरेचर में वाइस्टन ह्यू ऑर्डिन की बहुत बड़ी भूमिका है। जनरली ये नेचर रिलेटेड, टाइम के आगे, बियॉन्ड द वर्ल्ड, मेटाफिजिकल टाइप की पोएट्रीज को लिखते हैं। ये तीनों ही पॉइंट में आज आपको बताऊंगा कि मेटाफिजिकल क्या होता है, अब बियॉन्ड द टाइम क्या होता है, बियॉन्ड कैपेसिटी क्या होता है। तो कविता को हम लोग पहले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने कुछ लाइंस मिलते हैं और मैं आपको एक बात स्टूडेंट्स हमेशा कहता हूं कि कविता के एक लाइन को पढ़ के उसके हिंदी को समझ लेना, ये कविता के मायने नहीं है। कविता का जो असली मतलब होता है, जो असली उसका इफेक्ट होगा, चाहे प्यार हो, चाहे दर्द हो, चाहे हंसी हो या एक व्यंग हो, वो कविता के लाइंस में नहीं मिलता, वो पोयम के लाइंस के बीच में मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी पागल हो गए हैं, कविता के बीच के लाइन में तो खाली जगह है। देखिए, कविता का जो लाइन होता है वहां पे आपको वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन लाइन के बीच में जो खाली जगह है वहां पे आपको राइटर के इमोशंस और उसकी फीलिंग्स मिलती है। राइट। देखिए, पोयम चाहे कोई भी हो, किसी भी राइटर का हो, राइटर तो हर राइटर ही महान होता है, हर राइटर ही बेहतर होता है, लेकिन कुछ ऐसे हैं भैया जो टाइम पीस है, ऐसे राइटर जो समय के साथ बूढ़े नहीं हो रहे, जैसे W.H. ऑर्डिन, विलियम शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, T.S. एलियट। ये कुछ ऐसे राइटर हैं जो समय बदलता जा रहा है, दौर बदलता चला जा रहा है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो घटती नहीं है, क्योंकि वो समय से आगे की बातों को लिखते हैं। वो उन पहलुओं को टच करते हैं जो हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस जरूर करता है। राइट। इस कविता में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, राइटर ने बहुत सारे सिंबोलिज्म का यूज किया, सिंबल्स का यूज किया है। और मैं आपका ध्यान कहां खींचना चाहता था, देखिए, कविता जब भी आप कभी पढ़ते हैं, आप कोई भी पोयम पढ़ते हैं बाबू, तो उसके दो मायने निकलते हैं। दोनों ही जो मायने होते हैं, दोनों ही जो मीनिंग्स होती है ना दोस्त, वो पैरेलल चलता है। कैसे चलता है? पैरेलल। एक जो मीनिंग होता है वो जेनेरिक मीनिंग होता है,
जेनरिक मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि राइटर ने जो वर्ड कहा उस वर्ड के हिंदी का हूबहू जो हिंदी रूपांतरण होगा, आपने हिंदी में समझा, उसको कहते हैं जेनरिक मीनिंग। मतलब जो कहे डायरेक्टली हमने उसको सुन लिया। और दूसरा जो मतलब होता है वो उसका सेंसुअल, या तो सेंस पे बेस्ड होगा या वो फीलिंग के ऊपर बेस्ड होगा कि भैया राइटर ने जो ये बात कहा तो इस बात को वो कहां फील कराना चाहते हैं, इस बात के माध्यम से वो कौन सी बात को समझाना चाहते हैं। और यहां जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन टीचर की। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, दुनिया के हर टीचर जो अच्छे से अपने बच्चों को पैरेलल मीनिंग समझा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सम्मान वाला काम कर रहे हैं। देखिए ये जो जेनरिक मीनिंग है ये तो आप डिक्शनरी में भी खोज सकते हैं, ये आप चैट जीपीटी पे जाके ढूंढ सकते हैं कि भैया एक लाइन है इसकी हिंदी क्या होगी, आप मुझे बता दीजिए। बट द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर इज to make the students understand the sense or feeling of the poet or the writer what he intended to explain, कि आखिर उसकी मंशा क्या है, वो क्या बात आप तक पहुंचाना चाहता था, वो किस इमोशन को आपको टच कराना चाहता है, ये समझाना एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। बाकी जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग तो डिक्शनरी में भी मिल जाते हैं भाई, तो फिर टीचर से पढ़ने की आवश्यकता क्या है। हम अगर पढ़े लिखे हैं, 9th 10th अगर पास आउट हैं, टेंस आता है, वर्ब आते हैं, तो हिंदी मीनिंग तो हम भी निकाल सकते हैं ना। देन व्हाई आर यू कमिंग टू बिहार वाले सर जी चैनल? बिकॉज राइट हियर वी आर नॉट जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग, द जेनरिक मीनिंग ऑफ द लाइन्स, instead we are making you understand each and every feeling which the poet or the writer intended to make you feel, right? तो हम लोग इस कविता को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं। देखिए इस कविता का थीम क्या है। थीम का मतलब होता है बाबू उद्देश्य। इस कविता के माध्यम से कवि का क्या उद्देश्य है, कवि क्या समझाना चाहता है आपको। तो राइटर इसमें कुछ बेसिक यूनिवर्सल फैक्ट को समझाते हैं, उन पहलुओं को, उन बातों को समझाना चाहते हैं जो नोन टू ऑल है, जो सबके लिए है, सर्वमान्य है, उससे आप नकार नहीं सकते, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, आप उससे भाग नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट कि थीम एक कविता के 2 3 4 5 भी हो सकते हैं, ये समझने वाले के हिसाब से पर्सन टू पर्सन जो थीम है वो कविता का वैरी करता है। ओके, तो पहला जो थीम है दैट इज डेथ इज इनइविटेबल। जो मृत्यु है उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, मौत मुअय्यन है, ये आके रहेगी, इससे आप बच नहीं सकते, ये हकीकत है, आखिरी सत्य है, इसको जितना जल्दी स्वीकार लो उतना बेहतर है। दूसरा डिके एंड रिन्यूअल, चीजों का अंत होता है और फिर से एक नया सृजन होता है। अंतस्ति आरंभ, जब अंत होगा तो नए चीजों का निर्माण भी होगा। जिंदगी ऐसी ही है, वो चलती चली जाती है। तीसरा लोनलीनेस, अकेलापन, तन्हाई। ये जो वर्ड है बाबू लोनलीनेस, अकेलापन या तन्हाई, ये इंसान के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है। इंसान अगर तन्हा हो जाए, अकेला हो जाए, उसके इमोशंस की शेयरिंग ना हो, उसके लिए कोई केयर करने वाला ना हो, तो इंसान की जो जिंदगी है वो मौत से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। अगर आप वीडियो को नॉर्मल मोड पे देख रहे हैं, बाकायदा पढ़ने की तरह, तो आप यकीन मानिए, फील करिए इसको दिल से कि आप कितना बेहतरीन तरीका से समझते चले जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को। अगर आप 2x पर या फास्ट करके देख रहे हैं तो आप उन बेचैन लोगों में से हैं जिनको जिंदगी में आधे घंटे अपने लिए निकालने का समय नहीं है, और आप उम्मीद ये करेंगे कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं, आप अगर 2x पे वीडियो देखेंगे, जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपकी कॉपी भी 2x में ही चेक करेगा। हम वैसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भैया हमारी कॉपी में लिखावट ऐसी हो, इतना परफेक्शन हो कि जो कॉपी देखे वो एकदम रुक जाए, वो 2x में फटाफट ना भागे, भाई हई का लिख लो, हई का लिख लो। नहीं, आप बहुत बाकायदा आराम से इत्मीनान के साथ पढ़िए, आधे घंटे की बात है और हम सभी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो थीम आपने समझ लिया, डेथ इज इनएविटेबल, डिके एंड रिन्यूअल, लोनलीनेस। ओके, और भी कुछ थीम अगर आपके दिमाग में आ रहा है इस कविता का तो आप हमें कमेंट सेक्शन में काइंडली बता सकते हैं। प्लीज लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज राइट इट इनटू कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्लासेस पढ़ाई सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, ये भी हमें बताते चले, हम भी जानने को इच्छुक रहते हैं। कोई भी इंसान जो मेहनत करता है उसका फीडबैक का उम्मीद करना ये कोई लालच नहीं है, ये मेरा अधिकार है। मुझे मेरा अधिकार तो मिलना ही चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हाइप, लाइक एंड शेयर, राइट। तो हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कविता में W.H. ऑडिन मतलब वाइसन ह्यू ऑडिन कहते क्या है, वो कहते हैं कि देखो
इंसान का समय बीत रहा है, इंसान बूढ़ा होता है, समय का काम है चलता रहना, समय का जो काम, जो पहिया है वो गोल 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 घूमता रहता है। आज जिस तरह से तुम हो उस तरह से तुम हमेशा तो रहने वाले नहीं हो। मौत को अगर तुम भूल गए हो तो मौत को याद करो कि एक दिन आएगा जब मृत्यु तुम्हें ले जाएगी। ये जो तुम्हारे आसपास जो भी चीजें तुम देख रहे हो, यमदूत, मौत के फरिश्ते, एजेंट्स ऑफ डेथ, ये हर पल तुम्हारे आसपास, तुम्हारे चारों तरफ घूम रहे हैं और वो एक दिन तुम्हें ले जाके मानेंगे। लेकिन जिंदगी जो है, ये जो धरती है, वो किसी के बिना ना रुकती है और ना वो रुकेगी। जिंदगियां लोगों की खत्म होती रहेंगी, हजारों लोग मर चुके, लाखों लोग मर चुके, समय का पहिया और जीवन का पालना जो है वो चलता रहेगा। ओके, जिन लोगों को तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारे मरने के बाद उनका क्या होगा, वो बाहें फैला के जो तुमसे प्यार का इजहार करते हैं, वो लोग जो बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, वो झूठे हैं। ये फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है। जो लोग तुम्हारे मैयत पे रोएंगे, मरने के बाद 12वें 13वें दिन गरम गरम पूरी मांग रहे होंगे, 2 पीस जिलेबिया में से तनियावरी दिया हो, ये चिल्ला रहे होंगे। तो इस भौतिक, इस दुनिया के मोह माया, इस भ्रम से बाहर निकलो। एक समय आएगा जब कोई तुम्हारा हालचाल पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अंत में इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है, और उस दुनिया में जब जाओगे तो वहां जो तुम्हें शांति महसूस होगी वो परम शांति है। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, एक दिन वो हासिल हो ही जाता है। कविता में राइटर इन बेसिक पॉइंट्स को समझाना चाहते हैं। ओके, तो इस पोयम को उन्होंने ड्रामेटाइज किया है, मतलब एक बेहतरीन फैक्ट को, हकीकत को आपके सामने पोएट ने क्या किया, एक्सप्लेन किया है इन हिज ओन वर्ड्स, इन हिज ओन स्टाइल। तो हम लोग पहले स्टेंजा को देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेंजा, व्हाट डज W.H. ऑर्डिन से, पहले स्टेंजा में वो कहते क्या है, और ध्यान देंगे, मेरी बात पे ध्यान रखेंगे, 2 लाइन के बीच के भाव को जरूर समझते रहेंगे। 2 मतलब मिलेगा, एक जेनरिक मिलेगा और दूसरा सेंस और फील करने के लिए होगा। फील कराने का काम हमारा है, आप जेनरिक वर्ड को समझते चलेंगे। देखिए, पहले स्टार्टिंग में पोएट कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। पतझड़ का मौसम आ चुका है, मतलब पोएट अब बूढ़ा हो चुका है, अब वो अपने झड़ने का, गिरने का, अंत का इंतजार करे। 2 मतलब, जेनरिक मतलब क्या हुआ कि पतझड़ का मौसम आ चुका है, पत्ते अब झड़ जाएंगे, और ये जो नर्सेज हैं, हिंदी में इसको कहते हैं नरगिस का फूल। नरगिस का फूल क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जो बाबू पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़, उन पेड़ों के नीचे छोटे छोटे सफेद सफेद जो नहीं फूल वगैरह खिल जाता है जंगल वंगल में, इसको नर्सेज कहते हैं। तो जेनरिक मतलब क्या हुआ कि पत्ते अब तेजी से झड़ रहे हैं, पतझड़ का मौसम आ चुका है, ये बड़े बड़े जो पेड़ है वो पहले सूखेंगे, और ये जो छोटे छोटे पौधे हैं इनको वक्त थोड़ा और मिलेगा, पर ये भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। जैसे समय चल रहा है, मान लो एक बूढ़ा है, एक बच्चा है, तो जो बूढ़ा है, जो बड़ा पेड़ है, उसका समय अब नजदीक आ गया, अब पतझड़ का मौसम आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन तुम जो छोटे हो, तुम जो जवान हो, अपने पे बहुत अहंकार, बहुत घमंड मत करो। बारी बारी सबकी बारी आती है और सबकी समाधि यहीं बनती है। बात समझ में आ रही है? ये कहते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, और ये जो नरगिस के फूल हैं, जो प्यारे प्यारे उजले उजले जो सफेद सफेद ये फूल हैं, ये भी हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। एक समय इनका भी आएगा और ये भी मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ओके, नर्सेज टू द ग्रेव आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स का मतलब क्या होता है? प्रैम्स का मतलब होता है पालना। प्रैम्स मतलब पालना। पालना किसको कहते हैं? जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जो नहीं चक्का वाला एक क्या गुड़कावना होता है, या फिर एक बच्चे को सुला दिया जाता है और उसको धक्का देकर आदमी कोई टहला रहा होता है, उसको प्रैम कहते हैं, पालना। ठीक है, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन। ऐसे कई नरगिस के फूल, तुम्हारे जैसे कई सुंदर लोग, बाहुबली ताकतवर लोग कब्र में दफन हो चुके हैं, लेकिन दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे नहीं होने से बहुत अंतर पड़ने वाला है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लोग मरते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, और जो पालना है, जो जीवन का चक्र है, जो सर्कल ऑफ लाइफ है, वो लाइफ चलता रहेगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे। विलियम शेक्सपियर के हिसाब से दिस वर्ल्ड इज मियरली अ स्टेज, एवरीवन हैज एन एंट्री एंड अ एग्जिट। ये दुनिया जो है एक नाटक का रंगमंच है। लोग यहां आएंगे,
अपने अपने हिस्से की भूमिका निभाएंगे और फिर यहां से स्टेज पर से एग्जिट हो जाएंगे। दुनिया का चलना नहीं रुकेगा। ठीक है, ये अपनी फीलिंग को उन्होंने बताया। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं, देखिए जेनेरिक और सेंसुअल दोनों मीनिंग समझेंगे। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ठीक है, डिलाइट का एक मतलब उत्साह भी हो सकता है। आस पास जो लोग हैं हमारे, जो फुसफुसाते हुए लोग हैं, वो हमें जीवन के असली सुख और असली उद्देश्य से भटकाते हैं। मतलब ये जो आसपास लोग हैं जो तरह तरह की, किसी की शिकायत, किसी की चुगली, किसी की बुराई, ये सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लोग भूल गए हैं कि लोगों की बुराई करके आप अच्छे नहीं हो सकते, आपको भी एक दिन जाना है। तो भैया जब ये दुनिया एक रंगमंच है, मैं आया हूं, मेरा कोई कार्य रहा होगा धरती पे, मैं वो कार्य करूंगा और मैं मर जाऊंगा, तो लोगों को ये चुगली, चोरी, बलात्कार, किडनैपिंग, लूटपाट क्यों करना है? ये जेनरिक मतलब हुआ। सेंसुअल मतलब क्या है? विस्परिंग नेवर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये जो विस्परिंग नेवर है वो किसको कह रहा है? तो वो कह रहा है एजेंट ऑफ डेथ्स को, एजेंट्स ऑफ डेथ। ये जो मौत के फरिश्ते हैं, ये जो मृत्यु के सौदागर हैं, तुम जहां भी जाते हो ना, तुम्हारे साथ साथ वो घूमते हैं और वो तुम्हारी खुशियों को नजर लगाते हैं। वो तुम्हें एक दिन ले जाके ही मानेंगे अपने साथ। एंड the active hands must freeze lonely on the separate knees। knees का मतलब होता है घुटना। ये जो तुम्हारे हाथ आज मजबूती से उठ रहे हैं, ये जिन हाथों पे तुम्हें आज घमंड है कि तुम इन हाथों से बहुत कुछ कर सकते हो, दुनिया बदल सकते हो, ये ताकतवर हाथ एक दिन फ्रीज हो जाएंगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे, अकेले पड़ जाओगे और ये मजबूत हाथ तुम्हारे घुटनों पे हो जाएंगे, तुम घुटनों के बल आ जाओगे। अकड़ के खड़ा रहना, और तुम तुम्हारा जो ताकत में हो, पैसे के हो, घमंड में जो तुम अंधे हो चुके हो, जो तुम अकड़ के साथ हो, याद रखो ये अकड़ हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। एक दिन अकेले पड़ जाओगे, एक दिन ये हाथ काम करना बंद कर देंगे और ये हाथ तुम्हारे घुटने पे आएंगे। समय और मौत सबको घुटने के बल लाके ही छोड़ता है। ठीक है, मैं जब छोटा बच्चा था, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो उन दिनों ये यूट्यूब वगैरह तो बहुत होता नहीं था, कैसेट होता था, हम लोग पेंसिल घुसा के उसको लपेटते थे। उसमें एक मेरे पापा का एक फेवरेट भजन हुआ करता था, सॉन्ग था या फिर भजन कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि संगीत के बारे में मैं बहुत नहीं जानता। उसमें एक लाइन थी, कभी यूट्यूब पे भी सर्च करना मिल जाएगा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जिंदगी ये जो तुम्हें मिली है, जो शरीर मुझे मिला है, ये मेरी आत्मा का एक घर है, ये किराए पे मिला है, और जिस दिन मौत वहां से मुझे आवाज देगी ना, इसको किराए के घर में से छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। ये मौत सबको घुटने के बल लाती है, ये हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। नथिंग इज फॉर एवर, फॉर एवर इज ए लाई। तो जिन बातों का तुम्हें घमंड है, जिस बाहुबल पे तुम अहंकार करते हो, ये एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, एक दिन ये हाथ नहीं रहेंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, अकेले पड़ जाओगे, तन्हा हो जाओगे और घुटनों के बल आओगे, क्योंकि मौत सबको घुटने के बल लाके ही छोड़ती है। आगे कहते हैं अगले स्टेंजा में, देखेंगे इंसान के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम क्या है इंसान के जीवन का? राइटर उस भ्रम को तोड़ते हैं और कहते क्या है? डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। देखो, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे एक से एक योद्धा, पैसे वाले, गरीब, अमीर, हर कोई हजारों इसके पहले मर चुके हैं। कभी कब्रिस्तान का चक्कर लगा के देखो, इन लकड़ी के ताबूत में, चूंकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको पता है, कॉफिन ताबूत में, लकड़ी के इस बक्से में तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग यहां इन्हीं मिट्टियों में दफन हैं। महान किसी विचारक ने कहा है कि जिंदगी में जब बहुत घमंड हो जाए तो एक बार शमशान के चक्कर लगाना, और तुम ये देखोगे कि तुमसे बड़े बड़े बादशाह वहां ढेर हुए पड़े हैं। बात समझ में आ रही है? ये कहते हैं कि डेड इन हंड्रेड एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। ठीक है, हमारे तुम्हारे सबके जैसे हजारों लोग, हजारे बड़े बड़े लोग इन लकड़ी के ताबूतों में यहां दफन हैं। आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ये जो मरने के बाद जो कंधे पे उठाते हैं, ये जो बाहें आज तुम्हारे तरफ फैलाते हैं,
ये प्रेम का नकली प्रदर्शन है, ये तुमसे वास्तव में प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, ये कांधे पे जब तुमको उठाते हैं तो कुछ दूर तक बड़ी प्यार से उठाते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये बोझ लगने लगता है। ये नकली दिखावा है, ये जो दुनिया है वो छलावा है, भ्रम है। इस भ्रम में बहुत भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हजारों लोग लकड़ी के ताबूत में दफन हैं और ये जो बाहें फैली है तुम्हारे तरफ, वो प्रेम का नकली प्रदर्शन है, असली प्रेम ये नहीं है। मरने के बाद ये पूड़ी और कचौड़ी और बुनिया जलेबी में भुला जाने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं। अगले स्टेंजा में राइटर कहते हैं, देखो एक समय आएगा इन ओल्ड एज, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, देखो क्या होगा, क्या स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। देखिए यहाँ पे जो ट्रॉल है वो क्या है, ट्रॉल बाबू एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। माइथोलॉजी का क्या मतलब होता है, माइथोलॉजी का मतलब एक तो होता है मिथ्या, दूसरा होता है वो चीज है जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं। ठीक है, हिंदी इसकी शाब्दिक हिंदी होती है पिशाच, भूत, मरने के बाद जो आत्माएं, प्रेत। यहां आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सूखे हुए पेड़ पर, कभी जो पेड़ हरा भरा होता है उस पे तोता, बुलबुल, कबूतर, मैना सब आते हैं, हरियाली होती है। क्या सूखे पेड़ पर कभी कोई चिड़िया आके बैठती है? क्यों ही भला बैठेगी, ना उसको छाया मिलेगा, ना उसको फल मिलेगा, ना उसको घोंसला लगाने का जगह होगा, ना धूप से उसकी रक्षा होगी और ना बरसात से उसकी रक्षा होगी। तो जब तक मैं तुम जवान हैं, हम लोग के पास ताकत है, रुपया है, पैसा है, तो तरह तरह की चिड़ियाएं, तरह तरह की सुंदरता हमारे आसपास घूमेगी। जब बूढ़े हो जाओगे, जब धन दौलत रुतबा शोहरत कुछ नहीं होगा, तो क्यों ही भला ये चिड़ियाएं तुम्हारे पास आएंगी? बात समझ में आ रही है? आएंगे भी कौन? तो भूत पिशाच, तरह तरह के भूखे नंगे गरीब डरावने लोग आएंगे। राइटर इस पॉइंट को क्रिटिकली, एक मतलब क्रिटिक की तरह एक आलोचना करते हैं तुम्हारे जिंदगी पर कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। जब तक हरे भरे हो, हरे भरे, यहाँ हरियाली जो है वो एक तरह का मेटाफर है शक्ति को या खुशहाली को प्रदर्शित करने का, कि भैया जब पेड़ सूख जाएगा, जब बूढ़े हो जाओगे, तो कोई बुलबुल मैना तोता तुम्हारे ऊपर गाने चढ़ने नहीं आएगी। भूत पिशाच मंडराएंगे तुम्हारे चारों तरफ और ये जो चिड़ियाएं हैं वो नहीं मंडराएंगे तुम्हारे पास। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। आज जवान हो, सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, तो तरह तरह की हीरोइन, खूबसूरती, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड तुम्हारे आसपास है। जब एक समय आएगा, बूढ़े हो जाओगे, शरीर में काबू नहीं रहेगा, तो जो अपनी पत्नी रहेगी तुम उसके लायक नहीं बच पाओगे, तो बाकी चिड़िया तुम्हारे पास क्यों आए? कोई फल है तुम्हारे पास? नहीं है। राइटर वो कहते हैं कि ये जो बुलबुल जो है, आज जो प्यारे प्यारे धुन जो तुम सुन रहे हो, वो धुन आगे नहीं सुन पाओगे। और जिस देवदूत, जिस फरिश्ते की तुम याद करते हो कि एक समय आएगा जब फरिश्ते आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। बुढ़ापा बड़ी खराब बीमारी है। अगले स्टेंजा, लास्ट स्टेंजा में कहते हैं, लेकिन राइटर यहां ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं। ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब होता है बाबू? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद। ठीक है, कि मतलब इतना भी बुरा नहीं है, एक दिन अच्छा होगा। और दूसरा, वो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड की चर्चा करते हैं। बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, वो कहते हैं कि देखो ये जो दुनिया है, इस दुनिया के परे भी एक दुनिया है। आसमां के परे एक जहां है, कहीं झूठ सच का जहां वास्ता ही नहीं, चल वहां जाते हैं। राइटर उसी चीज को चरित्रार्थ करते हैं और कहते हैं कि दुख दर्द तकलीफ है वो यही है। जब अंत में पहुंचोगे तो वहां परम मोक्ष है, वहां तुम्हें क्या मिलेगा? सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब क्या होता है? मोक्ष। अब मोक्ष का क्या मतलब है भाई? मोक्ष मतलब परम शांति, जहां बुढ़ापा, अमीरी, गरीबी, बेचैनी, घबराहट कुछ नहीं होगा, शांति ही शांति है। यानी राइटर इतना ऑप्टिमिस्टिक हो गया, इतना आशावादी हो गया है लास्ट में, कि मौत के बाद की दुनिया को बड़ा सुंदर बताता है और कहता है कि इतना घबराओ मत, इतना डरो मत। इस बुरा, ये जो अभी तुम पड़ाव पे हो, जो बुढ़ापा है, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है, लग रहा होगा कि इसको पार करना इम्पॉसिबल है, अब मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन उसके बाद एक दुनिया है जो झूठ सच से परे है, वो मोक्ष है, वहां परम शांति है और वही असली दुनिया है। देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। दूर कहीं आगे सामने में
दूर कहीं आगे, मतलब इस दुनिया के पार सामने में बड़ा पहाड़ शीतलता भरा हुआ, जहां से झरने का पानी बह रहा होगा, जो शांति दे जाएगा, वैसी एक दुनिया है। वो जो व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जिसका बहता हुआ पानी, ये जो तुम ट्रेवलर हो, हम लोग ट्रेवलर हैं, वो इंसान को ट्रेवलर कहते हैं कि हम लोग वहीं जाने के लिए जब से पैदा हुए हैं। आखिरी सत्य क्या है? मौत। तो हम सभी जो पैदा होते हैं तो हम लोग ट्रेवलर हैं, और अंत हमारा यही साल्वेशन है, यही हमारा अंत है, यही हमारी मंजिल है, और हम सभी ट्रेवलर हैं। तो लास्ट में जब ये ट्रेवलर वहां पहुंचेंगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, तुम्हें एक सैल्वेशन की प्राप्ति होगी, और दुनिया आगे की जो होगी वो इन सब चीजों से परे होगी। क्लियर? ये लास्ट यहां पे स्टेंजा पे समझाते हैं। अब हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं जिस पॉइंट के लिए मैंने आपको वेट करने के लिए कहा था। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे इस पोएट्री के, इस पोयम के इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको काइंडली अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले इस कविता में हमें सिंबॉलिज्म का भर भर के यूज मिला। सिंबल का मतलब, सिंबॉलिज्म मैंने आपको समझाया था। व्हाट इज सिंबॉलिज्म? जब एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ड अपने एक्चुअल जेनरिक हिंदी के लिए नहीं जाना जाता, जब उसके अलावा वो किसी और चीज को दर्शा रहा होता है। जैसे इस कविता में लीव्स, नर्सेज, प्रैम, ट्रॉल, एंजल्स, ये सारे वर्ड्स का यूज किया गया है। एंजल का मतलब यहां फरिश्ता नहीं है, एक उम्मीद है, होप। ट्रॉल्स, इविल को, बुराई को, दुष्ट। ट्रॉल का मतलब सिर्फ पिशाच नहीं ना है कि जहां तुम हो वहां तुम्हारे पीछे पिशाच खड़ा है, नहीं। हर नकारात्मकता, हर बुराई तुम्हारे साथ चलती है। लीव्स, नर्सेज, ये जो है वो लाइफ को दर्शाते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जीवन अब तेजी से अंत की तरफ जा रहा है। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये जो नया जीवन है ये भी हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। ठीक है। प्रैम बर्थ को दर्शाता है, पालना। यहां किस चीज को दर्शा रहा है? नए जीवन को, बर्थ को दर्शा रहा है। अगला है एलिटरेशन, जैसे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, दो कॉन्सोनेंट साउंड लगातार रिपीट हुआ, एलिटरेशन हो गया। इमेजरी, इमेजरी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, पिछले चैप्टर में, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर से समझ लेते हैं। इमेजरी का मतलब क्या होता है कि जब एक छोटी बात को समझाने के लिए राइटर पूरा एक इमेज की तरह क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड इमेजरी। लीफलेस वुड्स, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, नाइटिंगेल इज डम्ब। डम्ब का मतलब क्या होता है भाई? डम्ब का मतलब होता है गूंगा। अब इंसान गूंगा होता है, इंसान बहरा होता है, लेकिन यहां पे एक जीव के लिए, एक चिड़िया के लिए यूज किया गया, तो यहां पे हमें मिल गया क्या? पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो आई होप द चैप्टर इज कंप्लीटली क्लियर टू यू ऑल। कोई डाउट अगर है, कोई भी क्वेश्चन है, तो काइंडली कमेंट में लिख दो, और छोड़ो डाउट ना हो तो वो हाइप करना यार मत भूलना, लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन चैप्टर नंबर 4, पोएम नंबर 4 tomorrow.